अपने के लिए मुझे चाहे जान भी देने पड़ी, मैं इस फील्ड को कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक ज़िंदगी है। ज़माने की हैं नज़रों से दिलों के राज पोशीदा, खुलूस दिल से रब जाने मोहब्बत कौन करता है। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाजरीन और सामीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, आज मैं संगलदान के मुकाम पे मौजूद हूं, जहां पे आप वाज़े तौर पे मेरे सामने पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर बात करें तो सेकंड जो लीड ली है वो डॉक्टर शमशादा शान साहिबा ने ली है। बीजेपी की जो एक महिला थी कठुआ से, उन्होंने लीड ली है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो पार्टी में सबसे मोस्ट जो लीड ली है वो डॉक्टर शमशादा शान साहिबा ने ली संगलदान कंस्टिट्यूंसी से। और साथ ही साथ हमारे कुछ और भी इनके जो कारकुनान हैं, फारूक एक्स सरपंच संगलदान के हमारे रूबरू हैं। इनके अलावा यहाँ पे डार साहब भी मौजूद हैं। और हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले मैडम जी से। मैडम जी, खैर मकदम हो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी मैडम जी, क्या कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने मौका दिया, आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकूं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज आप हालिया वाकिफ़ हैं, एक हफ़्ते से लगातार हमारे इलाकों में बारिश और बर्फ़ का जो सिलसिला चल रहा था, तूफ़ान की शक्ल में यहाँ पे बारिश और बर्फ़ पड़ी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हमारे इलाके में हुआ, जहाँ काफ़ी घर जो है वो ढह गए। लैंडस्लाइडें बहुत ज़्यादा हुई, हमारे रोड स्लाइड हुए, बहुत ज़्यादा जो हमारा राब्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था या गवर्नमेंट के साथ था वो मुनक़ता रहा। अल्लाह का शुक्र है कि आज काफ़ी जगहों पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके बहुत जल्दी कोशिश की रोडों को रेस्टोर करने की। और कुछ रोड अभी भी, जैसे कि भीमदासा रोड है या हमारा क्या बोलते हैं इंद का रोड है या कालीमस्ता रोड है, उसमें भी काम चल रहा है रेस्टोरेशन का। तो ख़ासकर हमारा जो आज का ये महज जो इशू रहेगा वो यही रहेगा कि आज जो फॉरेस्ट कमेटियां जगह जगह बनाई जा रही थी, जैसे गूल में बनी, यहाँ सब डिवीज़न पूरे गूल के अंदर, संगलदान के अंदर, तो मेरा यही रहेगा क्योंकि इन्होंने जितनी जल्दी बाकी जगहों पे जो बग़ैर किसी इन्फॉर्म के लोगों के कमेटियां बनाई हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पूरी तरह मजलिस दे बुला के ब्रीफिंग करना चाहेंगे इस कमेटी के हवाले से जो इससे बेखबर हैं। हम यही ज़रूर कहेंगे कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, अभी तक ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हुआ था। तो ये आज जो कमेटियां बनाई जा रही हैं ये वही एक्ट है। और ये जो ज़मींदार है, जो गरीब है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर रह रहा है या वहाँ से कल्टिवेशन कर रहा है, ये उसके लिए जो है उसको राइट दिया जाएगा, उस ज़मीन पे उसका हक दिया जाएगा। उसके लिए आज कमेटियां तैयार हो गई है और उन कमेटियों का काम यही रहेगा कि जहाँ जहाँ जंगलात है वो माइन्यूटली जाके उनको असेस करें और वो देखें कि जहाँ एसटी जो कम्युनिटी है जिसमें गुजर बकरवाल आता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट इसमें दिया गया है। और वहाँ पे यही देखा जाएगा कि क्या ये किस ज़मीन पे बैठे हैं और इनका कहीं मलकियत तो नहीं है। अगर नहीं है तो उनको उसमें राइट दिया जाएगा और ज़्यादातर उनको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी सिंपल एक गिरदौरी होनी। हम तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट रहे कुछ काम के लिए, मीटिंगों के लिए जम्मू हमें बुलाया गया था, लेकिन हम वहाँ से भी लोगों के साथ बराबर कांटेक्ट में थे और रास्ता बंद होने की वजह से हम कुछ दिन जम्मू में हमें रुकना पड़ा। अभी आपके चेयरमैन सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि अभी आप लोगों ने काम संभाला है? अभी नहीं। देखिए, जहाँ तक आप ये कहेंगे कि अभी तक हमारा रिज़ल्ट निकलने के बाद हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया गया है, उसके बाद अभी तक हमारी कोई मीटिंग नहीं ली गई, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आया है कि इनको आगे जो पावर्स हैं, इनके पास कौन कौन सी पावर्स रहेगी और किस किस्म के पावर्स इनके पास रहेंगे, उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर जो है प्रिपेयर नहीं किया है। हम इतना जानना चाहते हैं और गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो आपका प्रोसीजर है जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ 20 दिन के अंदर आपको ओथ के बाद आपका एक सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें 3 टायर सिस्टम के अंदर डीडीसी मेंबरों का एक चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे लगता है 1 मंथ होने को आ रहा है, तो अभी तक इस पर कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है।
मैं गुजारिश करूंगी यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप जल्द अज जल्द इस पे नज़रसानी करें और जो सिस्टम है, ताकि अगर हम लोगों ने इलेक्शन में लोगों के साथ जाके वादे किए हैं, लोगों की मुश्किलातों का अजाला करने के लिए हमने कोई स्टेप उठाया है, तो अगर हम जीतने के बाद हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, या हमें कोई ये नहीं बताए कि आपको किस किस्म की पावर दी जा रही है, तो फिर हम लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएंगे। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द इस सिस्टम को पूरा किया जाए और चेयरमैन की नोटिफिकेशन निकाल के एक प्रॉपर जो ज़ाब्ता है उसके तहत एक चेयरमैन बनाया जाए, ताकि जो सिस्टम है आगे डेवलपमेंट का, जिसके लिए हमें चुना गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मींस की डेवलपमेंट के लिहाज से हम लोगों को मदऊ किया गया, हमें मैंडेट दिया गया है। हम भी चाहते हैं कि हम लोगों के उन मुश्किलों का अजाला करने के लिए हम कम से कम इलाका का, क्योंकि हमारा इलाका आपको जहाँ तक पता है, गूल संगलदान ये जो सब डिवीज़न गूल है, या डिस्ट्रिक्ट रामबन है, डिस्ट्रिक्ट रामबन को आप लीजिए, मुझे लगता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे जो बैकवर्ड इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन है उसमें, और हमारा इलाका तो सबसे बैकवर्ड है, जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से कोई चीज़ नहीं है अभी तक। रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह हमारे गाँव। चेयरमैन बनने के लिए आपका मौसम साफ दिख रहा है क्या? इंशाल्लाह अल्लाह का करम है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे, ये पार्टी का डिसीजन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट रामबन में उभर के आई है, और हमने यहाँ पे आपने जहाँ तक पहले देखा भी होगा, जिसमें हमने कोलिशन जो है कांग्रेस के साथ की है। हमारे 6 मेंबर्स हैं और 2 मेंबर्स हमें कांग्रेस के साथ। पैगामात ये आ रहे हैं कि मैडम शमशादा डिजर्व करती हैं रामबन से। देखिए, ये तो लोगों का प्यार और मोहब्बत है, और उनका जो वो चाहते हैं, अल्लाह करे कि उनकी वो चाहत पूरी हो जाए। लेकिन मैं तो इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं इसमें अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी पार्टी हाईकमांड का फैसला जब तक नहीं आएगा और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और हम उसी फैसले के साथ हैं जो पार्टी हाईकमांड का फैसला होगा। हम उसी फैसले के साथ हैं। अभी तक कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। जो लोगों का फैसला होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंबरान का फैसला होगा, वही फैसला। कहना था डॉक्टर शमशादा शान का कि वही फैसला हमें मंजूर है। उनके ख़ास तौर पे स्पोक पर्सन एक्स सरपंच भी रहे हैं संगलदान से, और ख़ास तौर पे उनसे पूछना चाहेंगे। जी हाँ, खैर मकदम हो लाजवाल में। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप को याद आ गई, आप आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फारूक साहब, क्या कहेंगे, ये इस वक्त जो जंगलात का जो कानून लेकर आई है भाजपा बीजेपी सरकार, तो लोगों का काफ़ी इसमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा ने भी कहीं अच्छा कदम उठा लिया है? इसका खैर मकदम करते हैं इसका? नहीं, ये भाजपा का कदम नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का खैर मकदम करना चाहिए। 2006 में जो ये तरमीम बनाई गई, उस वक्त सरकार तो कांग्रेस की थी। 1999 के जो एक्ट है, पंचायत राज एक्ट, उसके तहत उस वक्त, लेकिन इसको उतारा गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप खैर मकदम तो करेंगे? मैं तो लोगों का खैर मकदम करूंगा। और एक्ट आया, ये तो हमारा हक था, आना चाहिए था। ये आया तो और लोगों ने सपोर्ट की, तो अलायंस हुआ, गुपकार अलायंस हुआ। तो आज इन्होंने ये इससे पहले भी ला सकते थे, लेकिन आज लाया। आज तब लाया जब गुपकार अलायंस बना, तो हम गुपकार अलायंस का खैर मकदम करते हैं। रहा सवाल, यानी कि यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा जो है डर गई, तो वो तो सबको पता है, वो तो आपको भी पता है, आप नहीं जानते, पूरी मीडिया जानती है। लेकिन उनके पास सीटें ज़्यादा हैं। कहाँ पे? अगर आप एक पार्टी की बात करें, 73 सीटें। एक पार्टी की बात थोड़ी, हम तो अलायंस की बात करेंगे। एक पार्टी क्यों करेंगे हम बात? जी जी जी, एक पार्टी की बात नहीं है, हम तो अलायंस की बात कर रहे हैं। गुपकार अलायंस बना, उसके हिसाब से तो सीटें हमारी हैं, उनकी कहाँ से आई? जी जी। रहा सवाल, तो चलो ये डीडी इलेक्शन का सवाल था। डीडी इलेक्शन इन्होंने किया। अब हमारा गवर्नमेंट की तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश रहेगी कि अभी वो नोटिफिकेशन भी जारी करे, और ताकि ये काम जो है, ये लोगों की उम्मीदें जो हैं, उन पे ये जो उम्मीदवार जीत के आए हैं, ये खरा उतरे जी। इसके लिए उनको जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन निकालना चाहिए हमारे हिसाब से। रहा सवाल, हम यहाँ की पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि जहाँ से हम डीडीसी इलेक्शन हमने जीता, भारी मार्जिन से जीता। हम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने तन मन से वोट दिया, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी कम्युनिटियों ने वोट दिया है। आपने यू टर्न लिया, अहम वक्त पे यू टर्न लिया, और सही साबित हुआ आपका यू टर्न लिया हुआ।
कैसा मानते हैं आपने फैसले के ऊपर, आपको कितना फख्र है, क्या देख के? अरे अच्छा फैसला नहीं, फैसला तो लोगों का था हमारा, वो देखो वोट लोगों के पास रहता है। हमने ये फैसला किया कि इस बार जो है मैडम जी का हक बनता है, तो हम मैडम जी के साथ गए, लेकिन वोट तो लोगों ने दिया, हम तो शुक्रिया अदा लोगों का करते हैं जिन्होंने वोट दिया जी। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि बहुत से आप जैसे कई साथी हैं जिनका सोच भी नहीं सकते थे कभी एजाज अहमद खान से वो बाहर निकलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, तो ऐसा क्या हो गया कि बहुत से चेहरे फिर शाना बशाना नजर आए, उन्होंने फाइट की, जदोजहद की, जितवाया और भारी मार्जिन से जिताया? अरे जब वो चेहरा वहां नहीं रहा जहां था, तो हम कहां रहते उसके साथ? चेहरा तो पहले उसको रहना था ना स्टेबल, जब वही स्टेबल नहीं रहा तो हम कहां स्टेबल रहते? बीजेपी 2 का जो लेबल है वो अभी धुला नहीं है, अभी लगा हुआ है। वो तो अपनी पार्टी को, वो तो खुद बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के बी पार्ट हैं, हमको बोला जा रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हैं, होंगे तभी तो लोग बोलेंगे, लोग ऐसा थोड़ी बोलते हैं। और एक तनकीद कल देखने को मिली थी जब एक इंटरव्यू के दौरान अमीन भट्ट का ये भी कहना था कि जो ट्रांसफार्मर की डिमांड रखी गई है वो हमने 6 महीने से पहले से दी हुई है। तो मैडम जी क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, हम अगर हर चीज़ पे सियासत करें तो अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का एक ही मिशन होना चाहिए, इलाके को डेवलप करना। वो तो कह रहे हैं कि हमारा एक मिशन होना चाहिए, एक पार्टी में जाते हैं, अगर लोग हमें मशवरा देंगे तो मैं और मैडम शमशादा मेरी बहन है, हम इकट्ठे साथ में चलेंगे। तो क्या आप अमीन को साथ लेके चलेंगी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ उन्होंने पहले भी कभी पहले बोला मैं कांग्रेस में हूँ, फिर बीच में बोला मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, फिर जाके कांग्रेस में चले गए। और कल मैंने उनका वो भी बयान सुना कि ऐसा नहीं है आज मैं कांग्रेस में हूँ कल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकता हूँ। मेरी तरफ से तो अगर ये कहा जाए तो लोगों ने सबूत दे दिया है कि सियासतदान कौन है, मुझे इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग इस वक्त जज हैं और लोग बेहतर फैसला हर इंसान का कर सकते हैं, और कौन किस लायक है वो ये भी दिखा देते हैं कि किसकी कैपेसिटी क्या है और कैपेबिलिटी क्या है, वो हर इंसान समझ सकता है। इस वक्त लोग अवेयर हो चुके हैं और हर फील्ड में वो अवेयर हैं और आगे हैं। हमें उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि हमें जो लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने जो उम्मीदें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ख़ासकर डॉक्टर शमशाद शान को जिन उम्मीदों से उन लोगों ने भारी अक्सरियत में मुझे वोट किया है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझे वो तौफीक दे, वो हिम्मत दे कि मैं उनकी उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हर वक्त खड़ी रहूं। और आज से पहले भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब भी बर्फ़ होती थी, बारिश होती थी, जब भी सर्दियों में यहाँ पे ट्रांसफार्मर जलते थे, जब भी यहाँ पे डिफंक्ट सिस्टम हो जाता था, तो महीनों लग जाते थे ये कहते हुए कि भाई ट्रांसफार्मर जला है, कभी वो जल्दी आता नहीं था। तो लेकिन आज आपके सामने सिर्फ रोड वो जो हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सिर्फ 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन ट्रांसफार्मर रुका रहा, लेकिन वो गाड़ी में रुका रहा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं था, वो बिल्कुल गाड़ियों में लोड होके, चाहे वो क्या बोलते हैं यहाँ का महाकुंड का ट्रांसफार्मर था, वो बारिश होने से पहले लोड हुआ गाड़ी में, लेकिन लोड होने के बाद ही रात को ही बारिश और बर्फ़ पड़ी, रास्ता बंद हो गया, वो उतने दिन बराबर लोड रहा उस गाड़ी में ट्रांसफार्मर। और संगलदान का जो 11 बाकी ट्रांसफार्मर थे वो जम्मू से हमने, क्योंकि मैं जम्मू में थी, मैं चीफ इंजीनियर साहब के पास गई, वहाँ से हमने खुद लोड करवाया, और वो भी जगती के मुकाम पे 3 दिन लगातार वो जो ट्राला है वहाँ पे खड़ा रहा। उसके बाद आके यहाँ कंगा में काफ़ी दिन एक दिन वहाँ पे भी खड़े रहे, तो उसकी वजह से हमारा लेट हो गया। वरना आज तक, मैंने कल एक्शन साहब से बात करी तो मैंने कहा सर जो ट्रांसफार्मर हमारे पेंडिंग है, अभी 11 से 12 ट्रांसफार्मर हमारे पेंडिंग है, जिसमें बोलनी टाप आता है, जिसमें छछवा का मकाम आता है, जिसमें ससल है, गगरसोला है, मतलब बहुत सारे हमारे, मतलब उतना नाम भी नहीं ले सकते, फुलसर है या दलवा नीचे का मकाम है, मेरे पास पूरा सिस्टम है। तो वो ट्रांसफार्मर कब तक आएंगे? तो एक्शन साहब ये हैरान हो गए कह के कि आज पहली बार ऐसा है कि इतना लगातार डिमांड आ रही कि भाई जल्दी ट्रांसफार्मर भेजो। मैंने कहा सर लोगों ने बदलाव लाया है, हम चाहते हैं कि आपका सिस्टम भी बदले,
क्योंकि जब महीनों भर लगते थे तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, मैक्सिमम 3 दिन लगने चाहिए। सिर्फ रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो, 3 दिन 4 दिन के अंदर हर जगह ट्रांसफार्मर पहुंच जाना चाहिए। और लगातार वहाँ जो रिपेयरिंग टीम लगी है वो दिन रात काम कर रही है। इंशाल्लाह जो हमारे बाकी के ट्रांसफार्मर हैं वो भी जल्दी पहुंच जाएंगे। और ख़ासकर मैं ये कहूँगी कि हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर जला, हमने लाया, इससे हमने बहुत बड़ा कोई तूफान कर दिया, इससे भी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे इलाके की नहीं हो सकती है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बिजली के सिस्टम को सुधारने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो कदम हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ के निज़ाम को बदलें, यहाँ के बिजली सिस्टम को बदलें, ताकि आइंदा हमें ये खबर ना मिले कि आज वो ट्रांसफार्मर जल गया तो दूसरे दिन तीसरा जल गया। उसके लिए एक खास कदम यही है कि मैंने डिपार्टमेंट से बात की है। यहाँ पे हमें संगलदान में 6 पॉइंट कुछ ट्रांसफार्मर जो बड़ा, जो करोड़ों के हिसाब से आना है, जो डिमांड यहाँ पे ग्रिड स्टेशन एसटीडी को गई है। मैंने डीसी साहब से भी बात की, मैंने चीफ इंजीनियर से भी बात की, एसटीडी के हाईकम जो उनका चीफ है उनसे भी बात करी। कोशिश हमारी वही रहेगी कि सबसे पहले वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे आए ताकि हमारा जो लोड है, पावर का जो लोड है वो कम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे संगलदान में 2 बड़े ट्रांसफार्मर हैं, जिसमें एक इलाका जो ठठार का इस साइड का छछवा इन तक है, लेकिन दूसरा ट्रांसफार्मर के ऊपर आधा संगलदान ब्लॉक है और पूरा ब्लॉक दाड़म का है। वो कभी भी स्टैंड नहीं रह पाता है, 15 मिनट के बाद बिजली जाती है, वो लोड नहीं उठा पा रहा है। उस लोड को ख़त्म करने के लिए पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी उस ट्रांसफार्मर को देनी है, उसको लाने के लिए हमें काम करना है। दूसरा हमारी ज़रूरत ये है कि हमें यहाँ पे दाड़म और इंद स्टेशन में नए रिसीविंग स्टेशनों की डिमांड करनी है, ताकि इस बिजली को निज़ाम को पूरी तरह से उस काबिल बनाना है कि कल हमारे ट्रांसफार्मर ना जले। उसके साथ साथ मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, पावर डिपार्टमेंट को भी मेरी बात भी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां कंपनियों को लाइट दी जा रही है। मैं उसमें भी इंशाल्लाह जल्द ही मीटिंग लेना चाहूँगी। और जहां जहां ऐसा स्टेप कहीं पे होगा, मैंने चीफ इंजीनियर साहब से बात करी है, और अगर कहीं पे भी पावर डिपार्टमेंट की लाइट, जो लोगों की लाइट है, वो कंपनियों को दी जा रही है, मैं गुजारिश करूंगी उन मुलाजमों से कि उसको जल्द अज जल्द वहाँ से काट दिया जाए, ताकि लोगों की जो बिजली की मुश्किलात हैं वो कम हो सके। और किराया अगर कम करनी है तो पहले वहाँ की लाइट काट दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को मुबारक है। लेकिन जहाँ तक हमारे सुनने में आता है कि काफ़ी जगहों पे आप लोगों ने कंपनियों को लाइटें दी हैं, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, रेलवे कंपनीज़ का, उनका अपना ट्रांसफार्मर है, अपनी लाइट है, तो हमारे लोगों की लाइट को वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें कहीं है तो उसमें भी देखा जाएगा, वो भी हम उस पर टेकअप करेंगे। दूसरा मसला यहाँ पे अभी आपने एक बात करी, क्योंकि यहाँ पे जो कमेटियाँ आज बनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि हमने कल की लिस्टें कैंसिल करवा के आज दोबारा से लिस्टें इसलिए बनवाई। हम लोग बार बार उस वक्त ये भूल जाते हैं जब ये लिस्टें बनाने की बात आती है। आप लोगों के सामने यहाँ पे बीपीएल जो लिस्टें बनाई गई आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, उस वक्त भी वो लिस्टें घरों में बनाई गई, और आज 20 साल तक हमारे गरीब लोग, वो बीपीएल फैमिलीज आज तक भुगत रही है, उनको उस बीपीएल का लाभ नहीं मिल सका। उसके बाद मैरिज असिस्टेंट्स की बच्चियों की लिस्टें बनाई गई, वो लिस्टें भी उस वक्त घरों में बनाई गई, आम लोगों को बुला के नहीं बनाई गई, मुस्तहिक लोगों को नहीं उसमें रखा गया, वो लोगों को हमें भुगतना पड़ा। और ऐसे मुस्तहिक गरीब बेटियां शादी के उस खर्चे को उनका बाप नहीं उठा सकता है, जिसमें हालांकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम भी रखी है कि 30,000 हर बेटी को मिलेगा। उस वक्त भी हम लोग यही गलती कर गए। उसके बाद वोटर लिस्टों की बात आई, इलेक्शन में वोटर लिस्टें भी पूरी तरह से नहीं बनाई गई। हम लोगों को ये भी उस वक्त कराई उठानी पड़ी कि हज़ारों के हिसाब से हमारा वोटर जो है वो अपना हक नहीं अदा कर सका, सिर्फ इस वजह से
कि जल्दबाजी में घरों में बैठ के वो लिस्टें तैयार की जाती है। आज इसीलिए मैंने इसके खिलाफ कदम उठाया। मैंने डीसी साहब को कहा, एसडीएम साहब को कहा कि हमें 2 दिन और दीजिए ताकि हम पूरी तरह से एक टाइम टेबल निकाल के एक मजलिस दे बुला के आम लोगों को मौका दें, और एक गरीब आदमी भी अपनी बात रख सकता है। अगर लोगों ने इस वक्त बदलाव लाया है, हुकूमत के दौरान उन्होंने हम लोगों को चुना है, किसी उम्मीद के साथ चुना है, और मैं उनकी उन उम्मीदों को, उनके उस कदम को मुबारक देती हूँ और उनको सलाम करती हूँ। इंशाल्लाह हम हर वक्त उनके लिए खड़े रहेंगे, 24 घंटे उनके लिए खड़े रहेंगे। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हर वक्त उनके साथ रहेंगे। मैडम जी, हम पूछना चाहेंगे जो कुछ आर्जी मुलाजमीन हैं, जब भी कहीं पावर का या पीएचई का मसला होता है तो उन्हीं को भेजा जाता है। इससे भी बदकिस्मती का मकाम यह है कि 2-4 हज़ार सैलरी है और आर्जी मुलाजिम है 100 से ज़्यादा यहाँ तादाद है जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो क्या डिमांड रहेगी, क्या फोकस रहेगा आप? देखिए, जहाँ तक पावर डिपार्टमेंट का मसला है या पीएचई का मसला है, मैं अभी 2 दिन पहले चीफ इंजीनियर पीएचई और चीफ इंजीनियर पीडीडी से मेरी मुलाकात हुई, और ख़ासकर स्पेशली मेरा उस वक्त वो जो मसला था वो यही था कि जो यहाँ पे पीएचई के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें 6-6 महीनों से नहीं दी गई हैं, और वो जो मसला है उनकी जो तनख्वाहों का असर कहाँ पड़ता है, वो आम आदमी पे पड़ता है। जिस वक्त एक डेली वेजर जो अपना बाल बच्चा, उसकी जो फैमिली है, वो इसलिए नौकरी करता है कि मैं अपने बाल बच्चों को आसाइश दे सकूं, उनको 2 वक्त की रोटी दे सकूं, लेकिन अगर उनको 2 दिन, उनको 6 महीने तक भी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या वो अपने उस बाल बच्चे को संभाल सकते, कैसे आगे चला सकते? मेरी चीफ साहब से यही बात हुई कि मैंने कहा सर उनकी तनख्वाहें डाल दीजिए। तो चीफ इंजीनियर साहब ने मुझे एश्योर किया है कि हमने 6 महीने के कुछ वो उनके जो रसीट्स है वो हमारे पास आए थे, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में हमारे पास आए। तो जब वो 12 रसीदों का मसला जो है वो हमने फाइनेंस को भेजा है, 15 दिन के अंदर हमें वहाँ से अप्रूवल आके हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि 15-20 दिन के अंदर उनकी तनख्वाहें उनको वागुजार की जाए। पीडीडी डिपार्टमेंट से भी बात करी, क्योंकि एक पीएचई डिपार्टमेंट और पीडीडी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कभी भी कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आप देखते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, किसी भी बाकी आप डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लीजिए या किसी और डिपार्टमेंट को लीजिए, एसएसआर भी एक लिस्ट निकालती है, वैकेंसी निकालती है, उसके थ्रू वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है और जो वैकेंसी है उनको फिल किया जाता है। लेकिन वही 2 डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल जो रूरल एरियाज है या हर किसी जिनका बहुत ज़्यादा काम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बिजली और पानी, और वहाँ पे हमारे पास स्टाफ नहीं है। और 50 साल पहले जो बेचारे मुलाजिम डेली वेज की तरह ही वो भी लगे हैं, आज वो रिटायरमेंट के कागार पे हैं, कुछ उसमें से रिटायर भी हो गए, और हमारे पास सिर्फ 4-5 मुलाजिम हैं पूरे इस सब डिवीज़न में। चाहे आप पीएचई को लीजिए, चाहे आप पीडीडी को लीजिए, सिर्फ 5-5 मुलाजिम हैं, वो भी बिल्कुल रिटायरमेंट एज पे हैं। वो कितना काम चला सकते हैं और इस स्नो बोर्न एरियाज में कितना वो अपने आप की जो सर्विस है वो दे सकते हैं। मेरी गुजारिश है आपकी माध्यम से कि मैं डिपार्टमेंट से ही गुजारिश करूंगी कि आप टेकअप कीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि कम से कम लाइन मेनू की एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप एक डिमांड दीजिए कि वैकेंसीज कहाँ हैं, ताकि वैकेंसीज निकले और यहाँ पे वैकेंसीज के जरिए उन डिमांडों को, उन पोस्टों को भरा जाए, ताकि जो ये ये कराई खत्म हो और लोगों को बिजली पानी मुहैया आप लोग करा सके। और बाकी जो ये हमारे बेचारे डेली वेजर्स हैं, चाहे पीएचई में है चाहे पीडीडी में है, इनको आप किसी रेगुलराइज सिस्टम में लाइए। अगर आप वो रिक्रूटमेंट नहीं लाते तो इनको रेगुलराइज सिस्टम पे लाइए, ताकि कम से कम ये इनको तनख्वाहें मिले, और तनख्वाह जब इनको मिलेगी तो ये भी अपना जो है बेस्ट देंगे इलाके के लिए, और कराई आगे से इस इलाके में नहीं होगी। रोड कनेक्टिविटी जो है, रोडों की बुरी हालत है, तो इस पे क्या फोकस रहेगा आइंदा आपका? देखिए, जहाँ तक रोडों का सवाल है, यहाँ पे जितने भी पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं उसमें कहीं जगहों पे ब्लैक टॉप हुआ है,
और वो ब्लैक टॉप भी अब जो है बर्फ़ की वजह से या नाकस जो लगता है वहाँ मटेरियल, उसकी वजह से भी वो दोबारा से उखड़ गया है। काफ़ी खड्डे हमारे हर रोड में हैं। तो गूल में एक दो रोडें हैं जो अच्छी ब्लैक टॉप हुई है। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि उनको दोबारा से ब्लैक टॉप किया जाए। और उसके साथ साथ हमारे PMGSY को लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है वो PMGSY में है। जहाँ पे आप कालीमस्ता के रोड को लीजिए, 2000 में उस रोड का अप्रूवल हुआ था, लेकिन आज तक वो रोड जो है नहीं मोटरेबल बन सका। वहाँ पे ब्रिजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो स्पेन जो है, स्पेन उसका बढ़ गया है। आज से 20 साल पहले जो इंजीनियर ने स्पेन दिया, 20 साल बाद वो स्पेन उससे डबल हो चुका है। और चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि मैंने अप्रूवल के लिए स्पेन जो है भेजा है, वो कब आता है। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी, एक कालीमस्ता रोड को क्लियर करने में रहेगी, भीमदासा रोड को क्लियर करने में रहेगी, महाकुंड रोड को क्लियर करने में रहेगी। और ये जो खासकर शहीदी रोड को आप देख लीजिए, 1 साल से वो रोड बंद पड़ा है। उसका भी टेंडर हुआ है, वो टेकअप किया है मसला। जिस दिन यहाँ पे ब्लॉक दिवस हुआ था, DC साहब आए थे, उन्होंने उस मसले को टेकअप किया। हमने भी उसका रेल मोड़ से एक रास्ता, एक सड़क चंजी तक जाती है, रेलवे प्रोजेक्ट का वो रोड है। यहाँ अगर आप देखें तो मेन हाईवे जो है, संगलदान पस्सी का बुरा हाल है, वो तो वैसी की वैसी है। देखिए, जो संगलदान पस्सी का मसला है, ये मैं भी पहले इसको नोटिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पूरे इस रामबन से गूल तक एक तो जो छपर नाला है, सबसे प्रायोरिटी उस छपर नाले को एक ब्रिज की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस छपर नाले में अगर यहाँ पे जम्मू से उधमपुर तक जो है हाईवे फ्लाईओवर बन सकते हैं, तो क्या हमारा छपर नाले में एक 50 मीटर का या 60 मीटर का ब्रिज नहीं बन सकता है? इसमें भी इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और दूसरा, ये जो पस्सी है, पस्सी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसमें भी मैं इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं आप? मैं ज़रूर इतना कहूँगी कि आज तक जो नुमाइंदे रहे, उन लोगों ने हमारे लोगों से वोट लेते, डिपार्टमेंट का आपस में, डिपार्टमेंट टकरा रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। डिपार्टमेंटों का जहाँ तक मसला है कि उनको भी आगे से, आइंदा से, आज तक उन्होंने पीछे क्या किया, इंशाल्लाह लोगों ने आज बदलाव लाया है। हम चाहते हैं कि हर जगह जहाँ भी मुश्किल है, जहाँ भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ हम उन लोगों के साथ रहे। और हम कतई नहीं चाहेंगे कि आज भी हमारे इस कुर्सी पे होने के बाद भी हमारे इलाके में कुछ मुश्किलातें रही। हाँ, इतना ज़रूर है कि पूरे का पूरा इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन हम स्टेप ज़रूर हर मुश्किल का उठाएंगे। उसमें हम छपर नाले को भी प्रायोरिटी पे लेंगे। और ये जो पस्सी है, हम DC साहब से भी बात करेंगे। और हम ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये पूरा हाईवे है, वहाँ पे बिल्कुल गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही है, उसको वाइड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ब्लैक टॉप करने की ज़रूरत है, और छपर नाले में ब्रिज लगाने की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट को ये समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है, हमारा जो है छपर नाला स्लाइड हो जाता है, और फिर हम 4 दिन हमारा रास्ता बंद रहता है। संगलदान पस्सी के हवाले से मजीद थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ग्रिफ्ट डिपार्टमेंट कहता है कि ये रेलवे ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डैपिंग की हुई थी, जिसकी वजह से ये खिसका है, अब वही बना के देंगे। वो नोटिसें निकाल रहे हैं और वहाँ कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आप नहीं चाहते हो, चलो आप भी बात करेंगे, आला सतह तक बात करेंगे। जब तक बात होती है ग्राउंड लेवल पे, वो काम आता है, वो रखा जाता है, काम लगता है। तो नहीं चाहते हो तब तक थोड़ा सा उसको ठीक करके चलाने के काबिल बना दिया जाए? देखिए, जहाँ तक आपने जो कहा कि रेलवे वाले या बीकन वाले रेलवे के ऊपर ये बात ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम DC साहब से बात करेंगे। हम दोनों डिपार्टमेंट को वहाँ पे बुलवाएंगे, बीकन हो या चाहे रेलवे हो। जिसका भी गलती होगा तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल छोटी गाड़ी बिल्कुल नहीं क्रॉस हो पा रही है। हर गाड़ी का जो नीचे जो चैम्बर है, वो ज़रूर वहाँ पे लगता है, और वहाँ पे 1-1 घंटा लोगों को रुकना पड़ता है। सिंगल गाड़ी वहाँ से पास होती है, फिर जाके जो ट्रैफिक सिस्टम जो है वो शुरू होता है। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम दीजिए, ज़रूर इन ये जो मुद्दे हैं, इन पे बात होगी, और हम कोशिश करेंगे इनको हल करवाने। लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा वफा की है, और आप भी उम्मीद है कि शायद लोगों के साथ बेहतरीन वफा करोगी। मैं यही ज़रूर लोगों का तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं उनका किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूँ। जितना
प्यार और मोहब्बत, और मैं कहती हूँ कि इतना खलूस से उन लोगों ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया। सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में एक ऐसा बदलाव था कि जिसमें जज्बात लोगों के जुड़े हुए थे। और इंशाल्लाह मैं यही उन लोगों को भरोसा देना चाहती हूँ कि आप मुतमईन रहें। आपने अपने जो उम्मीद से आपने एक अपनी बेटी बहन को बनाया है, मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जो आज तक आप लोगों ने वोट डाले, उस वोट में और इस वोट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होना चाहिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे, भले ही हमारे ऊपर सरकार कोई और है, लेकिन हम कोई भी वो जो है कमी नहीं रहने देंगे अपनी तरफ से। आप बताना चाहेंगे, आपके हवाले से बात करेंगे। मैडम जी तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी देकर आप यहाँ तक पहुँची हैं। 18 साल फाइट एक बहुत बड़ा अरसा दराज होता है। अगर 15 या 16 साल के अंदर आपने सरेंडर कर दिया होता कि कुछ नहीं रखा है सियासत में, तो मुझे लगता है ये मुकाम आपको नहीं मिलता है। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि कभी भी हार मत मानो? देखिए, इंसान को हमेशा जिस मकसद के लिए आप निकले हो, आपका मकसद सिर्फ जीतना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद इलाके की डेवलपमेंट के लिए, मैंने पहले भी आपको कहा, मैंने आपसे पहले भी जितने भी इंटरव्यू हुए, मैंने आपको हर बार ये कहा कि मेरा मिशन सिर्फ वोट लेना, ये जीतना नहीं था, जीतना नहीं था, बल्कि इलाके की डेवलपमेंट में अपना अहम रोल देना था, अपना कंट्रीब्यूशन देना था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी रिटायरमेंट के बाद अपने जीतने की कोशिश करते, लेकिन तब इंसान की हिम्मत उतनी नहीं होती है कि हर जगह इंसान पहुंच जाए, हर इंसान की उम्मीदों पे आदमी खरा उतर सके। इंसान सीखता है। मैंने इन 18 सालों में लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश की, और कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने मुझे कहा कि नहीं मैडम जी, इसमें कुछ रखा नहीं है, लोग हमें मानते नहीं हैं, लोग हमें वोट नहीं देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, फिर भी मुझे इसमें खड़ा, मुलाजमत जैसे कोई ऑफिसर बनता है तो वो भी अपने इलाके में खिदमत कर सकता है अगर वो चाहे, लेकिन जिस हिसाब से आप फ्री होके लोगों की खिदमत कर सकते हो, वैसे आप किसी के दबाव के अंदर खिदमत नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई मुलाजिम इस वक्त यहाँ पे हमारे मुलाजमिन को KS है, IAS ऑफिसर्स, हमारे लोकल भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी अपने इलाके के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो खुल के बाहर आके किसी गरीब की खिदमत नहीं कर सकते, अपने इलाके की आवाज़ उठा नहीं सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप फ्री है, आपको किसी का दबाव नहीं है, आप अपनी मर्जी से, आप चाहे ये कहो कि घूल को इतना ऊपर उठाओ कि आपको कोई सवाल ही नहीं कर सकता कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हो कि घूल में आप डेवलपमेंट करना चाहते हो। गुलामी नागवार थी आप? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि एक इंसान सुबह जाता है, दिन में पूरा दिन बेचारा वो अंदर एक ड्यूटी करता है, वहां से फिर आता है। अगर वो चाहता भी है कि मैं कहीं पे कुछ किसी की खिदमत करूं, लेकिन उसका जो हाई कमांड होती है वो उसके दबाव के अंदर होता है, तो उसकी वो चाहत जो है वो उसके अंदर रह जाती है, वो पूरी तरह से लोगों की खिदमत नहीं कर सकता। और महज इसीलिए, क्योंकि इसके पीछे अगर मैं जाना चाहूँ, मेरी इस फील्ड में आने के पीछे मेरे भाई मंजूर अहमद शान शहीद, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं इसीलिए उनका नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे वो बात नहीं करनी आती है। उसके बाद ये उनका सपना था कि इस इलाके को, सब डिवीज़न घूल को ऊपर उठाना है, और यहाँ पर जो लोग आज तक वोट देते आए, बाहर के लोगों को यहाँ पे लाके अपने ऊपर मुसल्लत करते रहे, उन लोगों को दिली हमदर्दी हमारे इलाके के साथ नहीं होती थी। वो हर वक्त अपने वोट के लिए, अपने वोट बटोरने का एक सिस्टम, एक पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की थी। सिर्फ उनको 6 साल के बाद वोट चाहिए था, लेकिन इलाके की डेवलपमेंट उन्होंने कभी अपने हमदर्दी से नहीं की। उसके खिलाफ मेरे भाई ने, क्योंकि वो मुलाजिम थे, कुर्बानी तक उन्होंने दी, तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, शहीदों में उनको उठाए। तो इंशाल्लाह उनका सपना था, हो सकता है कि मैं शायद इस फील्ड में आगे चलती नहीं चलती, लेकिन उनका वो सपना। ये थे डॉक्टर शमशाद शान साहिबा, जिनके ब्रदर 2013 में एक हादसे में उन्होंने जान तक कुर्बान कर दी है, और गुफ्तगू के दौरान आप दीदा हो गई। और हम मज़ीद यहाँ फ़ारूक साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फ़ारूक साहब, मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने मैडम जी से एक सवाल किया था कि अमीन भट्ट जो है वो बोलता है मैं कांग्रेस में भी रहूँगा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहूँगा,
डॉक्टर शमशादा जी मेरी बहन है, मैं उनका भाई, बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सियासी दिमाग अपना अपना रहता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वो अभी भी कहता है कि मैं ट्रांसफार्म लाता हूँ, मैं संगलदान के अंदर सोने की चिड़ी बनाने जा रहा हूँ, लेकिन वो उसके ख्वाब 2011 से शुरू हुए थे और 2021 हुआ, अभी तक उसके वो ख्वाब ही रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में वो सरपंच हैं अपने फमड़ोत अशमार के। अभी रिजल्ट 22 तारीख जब रिजल्ट आया तो क्या उसको ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी कितनी एक बड़ी सियासत है? अभी भी कहता है वो कि ट्रांसफार्म भी मैं लाता हूं। भाई तू देख पहले कि तेरी वजह से कैंडिडेट को वोट कितने आए। मैं तो ये दावे से कहता हूं और मैं सामने बोलूंगा अमीन साहब को कि अगर अमीन साहब ये नहीं बोलता कि वोट आपने फौजिया मलिक को नहीं देना है, वोट जो है आपने अमीन बट को देख कर देना है, पार्टी का नाम भी नहीं लिया उसने कहा कि अमीन बट को देख के वोट दो, तो आए ना 153 वोट, देख लिया ना उसने। अभी भी वो कहता है। और जब मैं सरपंच बना था तो उसने 2011 में कहा था काश अगर डागमोले में मीटिंग एक थी तो उसने कहा काश अगर संगलदान के लोगों में अवेयरनेस होती, वो अच्छे पढ़े लिखे किसी को सरपंच बनाते तो ये ऐसा पॉइंट है कि ये सोने की चिड़ी बन जाती। तो हम उसको तब से अभी तक जवाब देते आए कि भाई साहब हमने उसको सोने की चिड़ी बनाई तो लोगों से पूछ, लेकिन तूने क्या किया तो अपना जवाब दे। मेरी उससे यही गुजारिश है कि भाई तू अपनी पंचायत में क्या कर रहा है उसका जवाब लोगों को दे दे। हम क्या कर रहे हैं या हमारे पंचायती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों ने देखा सामने आके कि कितना अच्छा